जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले के लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का। तो क्या होता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है? तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का क्या होता है कि किसी सरफेस का, क्लोज्ड सरफेस का हम इंटीग्रेशन करें तो ये मिलता है हमको ds, यही मिलता है हमको। या फिर हम ऐसा करें कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस और e और डॉट यूनिट वेक्टर n और ds ये मिलता है हमको इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ओपन करके और कॉस थीटा भी ला सकते हो, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहीं से काम बन जाएगा e और डॉट n और ds, यहीं से हमारा काम बन जाएगा। ये यूनिट वेक्टर रहता है और ये वेक्टर रहता है इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहीं से काम बन जाएगा। लेकिन बेटे अगर आप किसी भी बॉडी को जब चार्ज देते हो तो चार्ज अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ जाता है। सरफेस एरिया है तो उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ जाता है। लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस डेंसिटी रो आ जाता है। क्या आ जाता है? रो आ जाता है। और आपको मैं बता दूं गॉस थ्योरम वहीं पर लगता है जहाँ पर 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, यानी कि क्लोज्ड सरफेस एरिया का होना ज़रूरी है। क्लोज्ड सरफेस एरिया में हम ये लैम्डा तो नहीं ले पाएंगे। अच्छा, लैम्डा अगर लेंगे भी तो हमें एक क्लोज्ड सरफेस एरिया या गॉसियन सरफेस उसके चारों ओर मानना पड़ेगा, जैसा कि गॉसियन सिलेंडर वगैरह मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसमें लगेगा ही नहीं, लगेगा। लेकिन हम ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम ये देखेंगे कि Q की जो वैल्यू होगी वो V इज इक्वल टू रो डी वी होगी। क्या हो जाएगी? रो डी वी हो जाएगी। और अगर ऐसा है तो V यहाँ पर क्या है? V वॉल्यूम है और डी वी उस एलिमेंट वॉल्यूम का पार्ट है, ठीक है। और S जो है वो क्लोज्ड सरफेस एरिया, B जो है वो क्लोज्ड सरफेस का वॉल्यूम है, पूरा का पूरा वॉल्यूम है। तो हम ये देख रहे हैं कि ES और E और क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर N और DS हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। और अब देखो आप जरा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ले लिया है और Q की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं? इंटीग्रेशन V और रो डी वी लिखने वाले हैं। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। आपको एक बात और पता होगा, अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम पता होगा आपको, अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है ये बात भी आपको पता होना चाहिए। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है? ये थ्योरम की स्पेलिंग गलत हो रही है, थ्योरम ये होगा, ठीक है। थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी सरफेस का, क्लोज्ड सरफेस का आपने इंटीग्रेशन किया है, ये कुछ इस तरीके से आपने किया है, ये इसके ऊपर नहीं रहेगा, तो इधर आपका वॉल्यूम एलिमेंट में बदल जाएगा डाइवर्जेंस और डॉट ई डी वी, ये बदल जाएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, जो कि डाइवर्जेंस थ्योरम है इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखेंगे ये v और डाइवर्जेंस ई डी वी और इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट और v हो जाएगा और रो डी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो डी वी हो जाएगा। अब देखो डी वी से डी वी कैंसिल हो गया और जो कैंसिल हो रहा है वो पूरा हम कैंसिल कर दे रहे हैं और हमारे पास बच क्या रहा है? बच रहा है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई बच रहा है, ये बच रहा है और इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। बस इतना ही बच रहा है और सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है। देखो तो सब कैंसिल हो जा रहा है। तो हम इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसी को तो कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ।
यही तो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ।